सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार के लिए देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें नीट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो एक बार देखेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। बट ये होता कब है? एक सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा शुरू होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से और उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं द ओरी। ओरी बोले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां पर आप देखेंगे कि बैक्टीरिया और वायरस के डीएनए में रेप्लिकेशन शुरू होता है, एक ही उसमें ओरी होती है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक डीएनए बोलते हैं तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहां पर होते हैं नंबर ऑफ ओरी, क्योंकि एक लार्ज डीएनए है वहां पर और वो लीनियर डीएनए को एक साथ ओपन अप नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए समय समय पर ये क्या करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करता है, सो दैट थोड़ी थोड़ी जगह पर से रेप्लिकेशन करते हुए फाइनली पूरे डीएनए को रेप्लिकेट कर सके। बिकॉज उसका एक अनदर रीजन भी है, अगर एक लार्ज डीएनए को हम एक साथ सारा ओपन अप कर देंगे तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, राइट? तो इसलिए थोड़ी थोड़ी जगह पर से ये शुरू होता रहता है एंड फाइनली पूरा रेप्लिकेशन हो जाता है। द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्या? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों इसको डीएनए डिपेंडेंट बोला है? बिकॉज इसके लिए एक डीएनए की टेम्पलेट जरूर चाहिए होती है। डीएनए पॉलीमरेज को कैसे पता कि उसे कौन से नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस लगाना है? तो जब तक उसके पास में एक डीएनए की टेम्पलेट नहीं होगी, नाइट्रोजन बेस का नोन सीक्वेंस नहीं होगा, वो कैसे लगाएगा कि मुझे ये सीक्वेंस बनाना है? तो देयरफॉर डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए डिपेंडेंट है, वो यहाँ पर क्या करती है? डीएनए रेप्लिकेशन करती है और वो पॉलीमराइजेशन करती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का। एवरेज रेट इसका पॉलीमराइजेशन का 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड है, हाईली एफिशिएंट है। आप देखेंगे जनरली ये क्या करती है, बिना म्यूटेशंस के, बिना किसी रॉन्ग बेस को लगाए एफिशिएंटली अपना काम करती है। हाउएवर ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेट करता है इन अबाउट 18 मिनट्स, राइट? और वहां पर आप देखते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर्स कितने हैं? 4.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब यहां के मैकेनिज्म में आप क्या देखेंगे कि सबसे पहला होगा द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स। डीएनए के डुप्लेक्स को जब तक हम लोग खोलेंगे नहीं, तब तक उसके नाइट्रोजन बेसेस सेपरेट नहीं होंगे और उनके साथ में डीएनए की नई स्ट्रैंड नहीं बनेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज द अनवाइंडिंग। अब अनवाइंडिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है, सबसे पहला शुरू होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अनवाइंडिंग। लेकिन अनवाइंडिंग करेगा कौन? अनवाइंडिंग करेगा एंजाइम डीएनए के लिए, यहां पर यूकैरियोट्स में हेलिकेस। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, अनदर सेट ऑफ एंजाइम्स हैं जो इनमें काम करती हैं, द गायरेज। तो प्रोकैरियोट्स में गायरेज, वेयरएज यूकैरियोट्स में एंजाइम हेलिकेस, जिसे अनवाइंडेज भी कह देते हैं यहां पर हम, वो क्या कर रहा है? डीएनए के इसको हेलिक्स को ओरी पे खोलता है। लेकिन आप देखो, जब हम कई बार बीच में से किसी रस्सी को जो कि उलझी हुई है उसे ओपन अप करना शुरू करेंगे तो क्या होता है? उसके साइड में आपको टेंशन क्रिएट होती दिखती है, उलझने पड़ जाती हैं। सेम इज द केस ऑफ डीएनए। तो डीएनए को जब हम बीच में से हेलिक्स को ओपन अप करते हैं तो यहां पर भी आपको टेंशन क्रिएट होती हुई दिखती है। अब इस टेंशन से रिलीज करना है किसने? तो टेंशन इज रिलीज्ड बाय अनदर एंजाइम दैट इज टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का क्या काम है? टोपोआइसोमरेज समय समय पर डीएनए की इस डुप्लेक्स को क्या करती है? हेलिक्स को कट करती है, टेंशन को रिलीज करती है एंड फाइनली डीएनए लाइगेज की मदद से क्या कर देती है? ज्वाइन कर देती है। अब यहां पर आप देखोगे सेम इज डन इन प्रोकैरियोट्स बाय गायरेज। तो ऐसा देखने को मिला है कि गायरेज अनबाइंडिंग का भी और टेंशन को रिलीज का भी काम कर रही है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में।
वंस द डीएनए हेलिक्स इज ओपनड एट ओरी, अब यहां पर क्या होगा, रेप्लिकेशन फोर्क बनता दिखता है। तो फोर्क शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं द रेप्लिकेशन फोर्क, जिसमें आपको अनवाइंडेड स्ट्रैंड्स दिखती हैं, ओपन स्ट्रैंड्स दिखती हैं दो। लेकिन आप देखो डीएनए की ये जो ओपन स्ट्रैंड्स होती हैं वो कैसी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वाली हैं, इसलिए दे आर लायबल टू ज्वाइन अगेन। इन ऑर्डर टू कीप देम अनवाइंडेड another set of enzymes, in fact proteins, are helping them. So single strand binding proteins bind to these unwinded strands to keep them stabilized. Once this is being done, अब आप यहां पर देखेंगे कि the initiation of the DNA polymerization occurs. DNA polymerase enzyme कभी भी इनिशिएट नहीं कर सकती है यहां पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करना। रीजन उसका क्या है कि उसे एक फ्री OH वाला जो सेकंड पोजीशन पे होता है वो ग्रुप चाहिए होता है। आप देखो राइबो शुगर और यहां पर OH इसके एंड CH2OH, और यहां पर हम बोल देते हैं द न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो यहां न्यूक्लियोटाइड में उसको क्या चाहिए, ये फ्री OH ग्रुप चाहिए ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके साथ में आके लगा दे। तो अब ये तो अवेलेबल है नहीं, तो इसके लिए यहां पर क्या किया जाता है, RNA प्राइमर इज एडेड। तो RNA प्राइमर डीएनए की ओपन स्ट्रैंडेड के अगेंस्ट लगाया जाता है, और आप देखेंगे एक प्राइमर अटैच किया जाता है एट द ओपन एंड ऑफ द फॉर्क, whereas another is attached at the fork end. Reason what इसका क्या है, रीजन इसका ये है कि आरएनए प्राइमर की जो लगाने वाली एंजाइम है और साथ के साथ में डीएनए पॉलीमरेज को जो पॉलीमरेज एंजाइम है, दोनों की एक्टिविटी किसमें है, 5'3' पोलैरिटी की तरफ है। तो इसलिए एक तरफ क्या रहेगा, 5'3' इधर से चलेगा और दूसरी तरफ 5'3' इस तरफ से चलेगा। देयरफॉर एक ओपन एंड की तरफ प्राइमर लगेगा और एक लगेगा यहाँ पर फॉर्क एंड की तरफ। और प्राइमर कौन लगा रहा है, यहाँ पर द एंजाइम आरएनए प्राइमेज। हाउएवर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा भी यहाँ पर डीएनए प्राइमर लगाएगा यूकेरियोट्स में। Once the primer is attached, now what happens? The DNA polymerase comes into consideration. क्यों? क्योंकि अब उसके पास प्राइमर से OH जो हमें चाहिए था, ये वाला फ्री 3 पोजीशन पे वो मिल गया है। तो डीएनए पॉलीमरेज व्हेन कम्स इनटू कंसिडरेशन, वो क्या करती है, अब एक एक करके इस ओपन नाइट्रोजन बेस के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस लगाती रहती है। लेकिन ये नाइट्रोजन बेस जब लगाती है तो वो आ किसके रूप में रहे हैं, द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो रहते हैं बेटा, आपको याद रखना है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स दे आर परफॉर्मिंग ड्यूअल फंक्शन, PYQ, राइट। तो फॉस्फेट्स जो हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट, दे एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब ये एक बार ट्राइफॉस्फेट लग जाता है डीएनए पॉलीमरेज के अगेंस्ट, तब क्या होता है, यहां से PPI निकल जाता है। तो PPI जब यहाँ पे निकल जाता है, इस मर से अब ये PPI को दोबारा ब्रेक किया जाता है in the presence of enzyme pyrophosphatase and divalent magnesium ion, and thus PI जो है वो मिल जाते हैं, inorganic phosphates निकल जाते हैं, but energy is released during this hydrolysis। तो पानी की प्रेजेंस में यहाँ पर PPI बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। एंड अब ये जो PPI से एनर्जी निकली है वो क्या करेगी, वो यहाँ पर इन नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को एस्टैब्लिश करने में मदद करेगी। सो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, deoxyribonucleoside triphosphate have dual function, PYQ,
बार बार, one acting as substrate and the another releasing energy for the establishment of the hydrogen bonds between the opposite nitrogen base. Once this nitrogen base are added, आप देखोगे एक एक करके इलोंगेशन करता जाता है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि एक स्ट्रैंड के अगेंस्ट जो डीएनए की स्ट्रैंड बनती है वो कैसी बन रही है, कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रही है, लेकिन एक स्ट्रैंड के अगेंस्ट ये डिसकंटिन्यूअस बनती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी कंटिन्यूअस सिंथेसिस इसलिए होती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यहाँ से कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन बेसेस मिलते रहते हैं टेम्पलेट के रूप में उसके अगेंस्ट नाइट्रोजन बेस लगाने के लिए। लेकिन जब हम इस स्ट्रैंड की बात करते हैं, आपको याद रखना है 3' यहां से स्ट्रैंड को पढ़ना है। दैट मीन्स 3' 5' के अगेंस्ट कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, 5' 3' के अगेंस्ट डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बेसेस जो पीछे से ओपन अप होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए। वो इस तरफ को आ चुकी है अपनी 5' 3' की पोलैरिटी में ऐड करते हुए न्यूक्लियोटाइड्स को। अब जिसके अगेंस्ट कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड, वेयर एज जिसके अगेंस्ट यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड। और ये छोटी छोटी स्ट्रैंड्स को कहते हैं द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की जो लेंथ है प्रोकैरियोट्स में 1000 to 2000 बेस पेयर्स की जनरली होती है एंड यूकैरियोट्स में 100 to 200 बेस पेयर्स की होती है। बट हाउएवर these ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर लेटर ऑन जॉइंट एंड कौन ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर, डीएनए लाइगेज कर रहा है। लेकिन बीच बीच में जो डीएनए का पार्ट रह जाता है वो यहाँ पर गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स में एंड डीएनए पॉलीमरेज बीटा यूकैरियोट्स में होती है एंड फाइनली जोड़ करके क्या हो जाती हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स बन जाती हैं। राइट, वंस डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करती है, कंसिडरेशन में आती है ये जो प्राइमर्स हैं वो निकल जाते हैं, दे आर सेपरेटेड। अब क्या होता है यहाँ पर, जब 2 स्ट्रैंड्स बन जाती हैं तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती है, पॉलीमरेज 3 के पास में एक्टिविटी होती है कि वो इन स्ट्रैंड्स पे दोबारा वापस जाए। इट मूव्स बैक, मूव बैक करते हुए वो क्या कर रही है, वो रिपेयर करती है अगर रिपेयर करने की जरूरत है, बट पहले वो प्रूफ रीड कर रही है। सो इट हैज द एबिलिटी टू मूव बैक and check, proofread whether a wrong base has been added or not. If a wrong base has been added, it is repaired. Wrong base को वहां से remove कर दिया जाता है because of its endonuclease activity, exonuclease activity, whereas उसके DNA ligase की मदद से फिर उसको जोड़ दिया जाता है जो वहां पर करेक्ट बेस लगाना होता है। फाइनली यहाँ पर एक चीज और देखी जाती है कि इसके पास में यूरासिल को थायमिन के बीच में डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी नहीं है, उसके लिए अनदर एंजाइम आती है और इसी तरह से म्यूटेशंस जो यूवी रेडिएशंस के लिए आती हैं वो भी यहाँ पर ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाती है, सेपरेट सेट ऑफ एंजाइम्स फॉर द रिपेयर ऑफ दैट ऑल्सो। हाउएवर यहाँ पर इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो रिमूव करती है रॉन्ग बेस को। फाइनली जब ये रिपेयर हो जाता है, अगर जरूरत पड़ती है, डीएनए की जो ये 2 नई स्ट्रैंड्स बन जाती हैं वो फिर से क्या हो जाती हैं, अपनी हेलिकल पोजीशन में आ जाती हैं। जो भी यहाँ पर एंजाइम्स डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान उसके साथ में एसोसिएटेड हुई थी वो क्या हो जाती हैं, यहाँ से सेपरेट हो जाती हैं। तब तक इसको रिकैप करते रहो, एनसीईआरटी की रीडिंग में इसके साथ में मैच कर लो। बाय बाय।